हे एवरीवन, दिस इज सी अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग सीए इंटर जनवरी 27 अटेम्प्ट वालों के लिए जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 13, आपका टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। पार्ट 1 हमने देख लिया था, अभी पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, 1 देख के फिर पार्ट 2 देखना, पहले डायरेक्टली पार्ट 2 पे शिफ्ट मत हो जाना। ठीक है, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि सब तक ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे, आप तक सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और लेक्चर्स पहुंचे। ठीक है, और इफ यू नीड दिस कॉन्सेप्ट नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से ये कॉन्सेप्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है आपकी इस लेक्चर का, इस चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट इसमें हमने क्या क्या देखा था, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। देखो, रिलेवेंट डेफिनेशन समझी थी पहले तो। ठीक है, उसके बाद में टैक्स इनवॉइस का टाइम लिमिट सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से टैक्स इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, क्या टाइम लिमिट है, वो हमने देखा। सारे केसेस हमने देखे। गुड्स में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सेल रिटर्न बेसिस पे 6 मंथ्स या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सर्विसेज के केस में 30 डेज है। बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो 45 डेज है। ठीक है, उसके अलावा सप्लाई सीज हो गया है बीच में, तो जब सीज हुआ तब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो हर बार आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो आपको देखना है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है या नहीं है। अगर है तो जब ड्यू डेट है वो, नहीं है तो जब एक्चुअली पेमेंट हुआ तब। और अगर किसी जो पेमेंट है वो किसी इवेंट के कंप्लीशन से लिंक्ड है तो जब इवेंट कंप्लीट हुआ तब। ठीक है, उसके अलावा पर्टिकुलर्स क्या क्या रहने चाहिए टैक्स इनवॉइस में वो हमने देखा। उसके बाद में हमने एचएसएन कोड कितने डिजिट्स का मैंडेटरी है वो देखा। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ या उससे कम है तो आपको जो है 4 डिजिट्स का एचएसएन कोड टैक्स इनवॉइस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप B2B सप्लाई करते हो तो। और अगर आप B2C सप्लाई करते हो तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो 4 डिजिट का कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मैंडेटरीली, नो मैटर B2B है सप्लाई या B2C है, कंपल्सरीली आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स के केस में आपका इनवॉइस ट्रिप्लीकेट इसमें इशू होगा। ठीक है, फर्स्ट जो ओरिजिनल कॉपी है वो रिसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट कॉपी खुद सप्लायर के पास रखेगा। सर्विसेज के केस में ओरिजिनल कॉपी जो है वो रिसिपिएंट के लिए है और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो सप्लायर के लिए है। ठीक है, उसके बाद में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपका ई इनवॉइस किसके लिए, सारे बिजनेसेस के लिए है जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। और जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और 2017-18 से लेके अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उनका अगर टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया है, दे आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई इनवॉइस। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ सिचुएशन है जहां ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, वो हमने देखा था। ठीक है, देर आर सम पीपल हु आर एग्जम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। ठीक है, भले ही उनका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो, उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। कौन, एसेसर यूनिट वाले। ठीक है, डेवलपर नहीं लिखा है, ध्यान रखना। इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई जीटीए सर्विस दे रहा है तो, कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला बंदा है तो। उसके अलावा कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स में कोई आपको एडमिशन सर्विस दे रहा है तो वो उनको एप्लीकेबल नहीं है, एग्जाम्शन है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी वालों को एग्जाम्शन है। ठीक है, इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है, आईआरपी पोर्टल पे इनवॉइस जनरेट होता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आईआरपी पोर्टल जो है वो आईआरएन नंबर जनरेट करता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो जनरेट करता है। ठीक है, एंड उसके अलावा वो क्या करता है, डिजिटली साइन करता है ई इनवॉइस को और क्यूआर कोड को, वापस से सप्लायर को भेज देगा एंड सप्लायर शेयर करेगा ई इनवॉइस विद द रिसिपिएंट अलॉन्ग द क्यूआर कोड। ठीक है, अब जो जीएसटी पोर्टल है और ई वे बिल का पोर्टल है, जो ये दोनों सिस्टम है, ये दोनों ऑटोमेटिकली ही डिटेल्स ले लेती है अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हो तो। ठीक है, उसके बाद में आप अपन ने देखा, क्या आप जो रिपोर्ट किया है, आपने इनवॉइस किया, उसे आप कैंसिल कर सकते हो क्या, उसमें अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जब भी आप नेक्स्ट मंथ का जीएसटी रिटर्न GSTR 1 फाइल करोगे तब आपको जो अमेंडमेंट्स करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, जीएसटी पोर्टल से।
उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने देखी थी। ई इनवॉइस स्कीमा क्या होता है वो हमने देखा था। आईआरपी पोर्टल, आईआरएन नंबर का मीनिंग क्या है वो हमने देखा था। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका पूरा कंप्लीट पार्ट 1 का रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं क्यूआर कोड। ठीक है, क्यूआर कोड कब एप्लीकेबल है? अगर हमने देखा ई इनवॉइस जो है उसमें क्यूआर कोड रहना चाहिए, ये हमने देखा था। ठीक है, अब एप्लीकेबल है क्यूआर कोड अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स 5 करोड़ है। तो 5 करोड़ का क्या मतलब है? लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है। करेक्ट? ठीक है, ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है और हेंस क्यूआर कोड भी मैंडेटरी नहीं रहा। ठीक है, ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है इसलिए क्यूआर कोड भी मैंडेटरी नहीं रहा। सेम अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ हो गया तो आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी है। करेक्ट? ठीक है, और जब ई इनवॉइस मैंडेटरी है तो आपको क्यूआर कोड भी जनरेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट केस है, ये हमने देखा जब आप बी टू बी सप्लाई कर रहे हो। अगर आपका सप्लाई जो है बी टू बी है तो ये केस है। अगर आपका सप्लाई जो है वो बी टू सी है तो 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 अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टू 500 करोड़ है, 5 नहीं है 500 है, ध्यान रखो। बी टू सी सप्लाई के केस में अगर अप टू 500 मतलब लेस देन इक्वल टू 500 करोड़ है तो नो नीड टू जनरेट क्यूआर कोड। लेकिन अगर आपका 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको क्यूआर कोड मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, बी टू बी के केस में 5 करोड़ वाली ही लिमिट है जो आपके ई इनवॉइस की ही सेम लिमिट है। लेकिन बी टू सी वाले केस में लिमिट इज 500 करोड़, नॉट 5 करोड़। मेक श्योर आपको ये पॉइंट क्लियरली डिफरेंशिएट कर सको आप और आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड, कहा कहा क्यूआर कोड एप्लीकेबल ही नहीं है। पहला, डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू एन इनवॉइस इशू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय फॉलोइंग सप्लायर्स। इन इन 4-5 सप्लायर्स ने अगर किसी किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, इन्होंने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई किया है तो क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है। किसने? कोई इंश्योरेंस या कोई बैंकिंग कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस या कोई बैंकिंग कंपनी अगर है, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, ठीक है, इन्होंने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो क्यूआर कोड मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा जीटीए, ठीक है, उसके अलावा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसके अलावा सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स और सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल, मतलब अगर कोई ऑयडार सर्विसेज दे रहा है तो। ठीक है, मैं कहीं तो देखे देखे जैसे लग रहा है ऊपर के 4 पॉइंट्स, ये एग्जाम्शन है ई इनवॉइस वालों के लिए। ठीक है, सेम पॉइंट्स इधर भी है, जहां ई इनवॉइस वालों के लिए ही एग्जाम्शन है तो क्यूआर कोड वालों के लिए भी एग्जाम्शन रहेगा ही ना सेम, क्योंकि आपके इनवॉइस में ही तो क्यूआर कोड रहेगा। तो अगर कोई भी इनमें से कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, कौन? इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एडमिशन टू सिनेमा या फिर फिल्म्स या फिर जो स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स स्क्रीन उधर। ठीक है, और इनके अलावा एक एडिशनल पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ऑयडार सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सो क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? Next, no QR code in case of exports. As regards to supplies made for exports, though such supplies are made by registered person to unregistered, however, since e-invoice is required to be issued for exports, treating them as B2B, QR code will not be applicable to जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं गुड्स के सर्विसेज के, जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनके केस में डायनामिक क्यूआर कोड आपका एप्लीकेबल ही नहीं है। एक्सपोर्ट्स के केस में भी क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है, मतलब टोटल वैसा देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट भी। ठीक है, नो डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट
दिस फिनिशेज योर क्यूआर कोड वाला पॉइंट, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या होता है। देखो, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन से पीरियड में आप रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करोगे? कब? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल टुडे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं हो, ठीक है, लाइबल नहीं हो, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 7 अगस्त 26 को आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप आज तो भले ही लाइबल नहीं हो, लेकिन टुमारो पकड़ लेते हैं, टुमारो यू आपका जो टर्नओवर है वो क्रॉस हो गया है थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 20 लाख 40 लाख वॉट एवर, एंड यू आर लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल तो हो गए। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। अगर जब भी आप लाइबल हुए तब से विद इन 30 डेज आपने एप्लीकेशन दे दिया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी? जब आप लाइबल हुए वही डेट रहेगी। लेकिन अगर आप 30 दिनों के बाद विद इन 30 डेज नहीं करते हो अप्लाई, तो जब आपको एक्चुअली रजिस्ट्रेशन मिला वो डेट आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। ठीक है, इसके बीच में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जब आपने अप्लाई किया तब से लेके एक्चुअली जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, इस डेट के बीच में आपको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? देखो, एक रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग सच पीरियड। क्या हर इनवॉइस अलग अलग दिन रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? हर इनवॉइस को अलग अलग रिवाइज करना पड़ेगा? नहीं, एक कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ईच इंटरस्टेट B2C taxable supply up to 2,50,000 state wise consolidated revised invoice. This is very important from your MCQ point of view. केस स्टडी में भी पूछ लिया तो पता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप कब कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो और कब आप कंसोलिडेटेड नहीं कर सकते। अगर आप इंटर स्टेट B2C टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो B2C का क्या मतलब है? सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो, कब कितना? टू 2,50,000 उस केस में आप स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर आप अप टू 2,50,000 टैक्सेबल सप्लाई आपका इंटर स्टेट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब B2C सप्लाई है, तो स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस आप इशू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ईच इंटरस्टेट B2C सप्लाई मोर देन 2,50,000 रिसिपिएंट वाइज रिवाइज्ड इनवॉइस इशू होगा, ना कि पूरा कंप्लीट स्टेट वाइज। हर रिसिपिएंट वाइज रिवाइज्ड इनवॉइस मतलब इसका मतलब हर इसका अलग अलग इनवॉइस इशू होगा, हर इनवॉइस का अलग अलग रिवाइज्ड इनवॉइस इशू होगा। एंड फॉर ऑल द इंट्रा स्टेट B2C सप्लाई रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप इशू कर सकते हो। ये जो कंडीशन है ये इंटर स्टेट वाले के लिए है। अगर आप इंट्रा स्टेट B2C सप्लाई कर रहे हो, भले ही 2.5 लाख है, उससे कम है, उससे ज्यादा है, डजेंट मैटर, यू कैन इशू अ कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस। ठीक है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा अप टू 2.5 लाख है, इंटर स्टेट अप टू 2.5 लाख है तो स्टेट वाइज, और अगर इंटर स्टेट 2.5 लाख से ज्यादा है तो रिसिपिएंट वाइज। इंट्रा स्टेट के लिए कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो, इंटर स्टेट अप टू 2.5 लाख स्टेट वाइज, इंटर स्टेट मोर देन 2.5 लाख
रिसिपिएंट वाइज। अंडरस्टूड? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। देखो, टैक्स इनवॉइस इज नॉट टू बी इशूड वैल्यू ऑफ सप्लाईज लेस देन 200, रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। इस पार्ट पे, ये जो पार्ट है, इस पे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आएंगे, आपके मॉड्यूल में काफी सारी केस स्टडीज है। ठीक है, आपके आरटीपी में है, आपके एमटीपी में भी है। तो अभी आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कंसोलिडेटेड इनवॉइस आप इशू करोगे अगर, फॉर एग्जांपल, मेरी एक किराना दुकान है। ठीक है, मेरी एक किराना दुकान है। अब मेरे पास में दिन में से 100 लोग आते हैं शॉपिंग करने मेरे किराना दुकान पे। ठीक है, कोई आएगा 10 रुपए का बिस्किट लेके जाएगा, कोई आएगा 20 रुपए की कोई चॉकलेट लेके जाएगा। ठीक है, कोई आया 100 रुपए का कुछ वॉट एक्स वाई जेड लेके गया मुझसे। ठीक है, कोई आया 50 रुपीज का मेरे से कुछ भी लेके गया हो, वॉट एवर। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई आया मेरे पास 150 रुपीज का सामान लेके गया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ये 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए, ये इतने छोटे छोटे अमाउंट के मेरे पास दिन में 100 लोग आते हैं ऐसे। मेरे पास दिन में ऐसे 100 लोग आते हैं जो ऐसे 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का खरीद के जाते हैं मेरे किराना दुकान से। तो क्या मैं 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए का टैक्स इनवॉइस इशू करूंगी? इजंट इट हेक्टिक? और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो गया ये? 100 रुपीज मतलब, तो 200 दैट इज लेस देन इक्वल टू 200 रुपीज। मैं पूरे दिन का एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती हूँ। एक पूरा कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस में बना सकती हूँ पूरे दिन का एक, अप टू वैल्यू 200 रुपीज। 10 रुपए, 20 रुपए, तो कोई 10 रुपए के पेन खरीदने आया मेरे पास मेरे किराना दुकान में, मैं क्या 10 रुपए उसको इनवॉइस दूंगी? हाँ, अगर सामने वाला बंदा बिल मांग रहा है मुझसे, देन आई डोंट हैव एनी अदर राइट। मेरे को उसको 10 रुपए का बिल देना पड़ेगा अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मुझे बिल चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला 10 रुपए का बिल नहीं मांग रहा है, पूरे दिन में 200 रुपए तक का मैं एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती हूँ फॉर ऑल द वैल्यूज अप टू 200 रुपीज। मतलब पूरे दिन का 200 टोटल क्या नहीं, इन सबको मिला के, इन सबको मिला के 200 और 150, 300, ये हो गया 400, 500, 520, 530, 530 रुपीज का मैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती हूँ एट द एंड ऑफ द डे। अनलेस एंड अनटिल कोई मुझे बोले, कोई सपोज 100 रुपए का जिसने भी एक सामान मुझसे खरीद के गया, वो मुझे बोला उसको बिल चाहिए, तो मुझे बिल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर सामने वाला बंदा मांग रहा है तो मुझे बिल देना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन इक्वल टू 200 रुपीज। सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है एंड रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। याद रखो, ये सारी कंडीशंस एंड है, ये सारी कंडीशंस एंड है, जहां आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 है उससे कम रहना चाहिए, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन रहना चाहिए, और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए 20 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए का। तीनों भी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है, यू कैन इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज। आप एंड ऑफ द डे एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। आप 10-10 रुपए, 20-20, 50-50 रुपए के अलग अलग इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, 200 से कम, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट को नहीं चाहिए बिल। सोच के देखो, आप किसी दुकान पे बैठे हो और सामने वाला आपको आके बोल रहा है मुझे बिल चाहिए,
और आप उसको बोलोगे 200 से कम है मैं बिल नहीं दूंगा, वो मारेगा आपको, बिल दो। ठीक है, क्योंकि ये राइट है, ये दिस इज अ कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर कैन आस्क बिल फ्रॉम यू, दिस इज अ कंज्यूमर राइट। तो जब तक आपसे वो बिल नहीं मांग रहा है तब तक ठीक है, अगर वो बिल मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तब आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस का ज्ञान उसे नहीं दोगे। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस वाला पार्ट। मेक श्योर यू रिमेम्बर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस पे केस स्टडीज बनती है, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होता है। हमने कॉम्पोजिशन लेवी में ये चीज पढ़ी थी, इफ यू रिमेम्बर। कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है, कॉम्पोजिशन वाले बंदे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। ठीक है, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्प्ट गुड्स। तो क्या उसे टैक्सेबल के लिए अलग से बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस, और एग्जाम्प्ट के लिए अलग से इशू करना पड़ेगा? नहीं, वो एक कंबाइंड इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। ठीक है, वो टू बोथ और both to an unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supplies। मैं जो सप्लाई कर रही हूँ मेरा टैक्सेबल भी है, एग्जाम्प्ट सप्लाई भी है, तो अब मैं इनके लिए अलग से बिल ऑफ सप्लाई, इनके लिए अलग से टैक्स इनवॉइस ऐसे इशू करूंगी क्या? नहीं, मेरे पास में ऑप्शन दिया गया है, मैं चाहूँ तो एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकती हूँ। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाई कर रहा है बोथ एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज एंड पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन से, वो टैक्स इनवॉइस नहीं देगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या है? देखो, कंडीशंस है दो, आपको इनवॉइस में क्या डिक्लेयर करना है और रिक्वायर्ड डिटेल्स क्या है। एंडोर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस क्या होता है? कंडीशंस है जिसमें आपको कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा इनवॉइस में, और रिक्वायर्ड डिटेल्स क्या है। देखो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो इंटीग्रेटेड टैक्स का, एक्सपोर्ट के दो केस बनते हैं। एक एक्सपोर्ट होगा विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक एक्सपोर्ट होगा विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एक्सपोर्ट्स दोनों केसेस में होते हैं। ठीक है, तो अगर आप विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डिक्लेरेशन क्या दोगे आप इनवॉइस में कि दिस सप्लाई इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इनवॉइस में लिखना पड़ेगा कि ये जो सप्लाई है, चाहे एक्सपोर्ट का हो चाहे एसईजेड को आप एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहे हो, आपको इनवॉइस में लिखना पड़ेगा कि दिस इज ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। लेकिन जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स करते हो, उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। मतलब आपको इनवॉइस में सेपरेटली बताना पड़ेगा विद पेमेंट है कि विदाउट पेमेंट है। ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्ड डिटेल्स है, हमने इनवॉइस की पर्टिकुलर्स क्या क्या है ऊपर डिटेल में पढ़ रखे। नेम एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, नेम एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, सेम पॉइंट्स है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड डिटेल्स है। दिस इज एंडोर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस। मतलब अगर आप विथ पेमेंट करो चाहे विदाउट पेमेंट करो, आपको इनवॉइस में लिखना पड़ेगा कि दिस इज विथ पेमेंट और विदाउट पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाउचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, कब कौन सा वाउचर इशू किया जाएगा, बेसिक आपको पता रहेगा, अकाउंट्स में वगैरह देखे होंगे, फाउंडेशन लेवल आप क्लियर करके आए हो, फिर भी देखते हैं डिटेल में। ठीक है, एक होता है रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर क्या होता है? सपोज मैं हूं सप्लायर ए बी, ठीक है, मैं हूं सप्लायर बी बी, रिसिपिएंट है, मैं हूं सप्लायर ए बी, रिसिपिएंट है आपका। ठीक है, नाउ मैंने क्या किया, मैं कुछ सप्लाई करने वाली हूँ वीबी को, गुड्स हो सर्विस हो वॉटेवर, उसके बदले मुझे एडवांस पेमेंट दिया है वीबी ने। ठीक है, मुझे एडवांस पेमेंट दिया है, तो जब मुझे पेमेंट मिल गया, एडवांस वाला पेमेंट मुझे मिल गया, तो मेरे को मिल गया तो मैं क्या दूंगी उसे, रिसिट वाउचर दूंगी। मैं उसे रिसिट वाउचर दूंगी बदले में कि भाई मेरे को पेमेंट मिल गया है, ये तेरा रिसिट। आप कहीं पे भी पेमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हो, जिम की मेंबरशिप ले रखी है, करेक्ट? ठीक है, तो जब आप मेंबरशिप फी भरते हो तो आप उसे बोलते हो ना रिसिट दो। कोई हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, मंथली रेंट दिया है,
ठीक है, तो आप जब रेंट देते हो तो आप बोलते हो ना रिसिप्ट दो, मांगनी चाहिए, ठीक है। रिसिप्ट इज द प्रूफ ऑफ योर पेमेंट, ठीक है। आपने कहीं कोई डिपॉजिट किया है तो यू विल आस्क रिसिप्ट फ्रॉम हिम कि मुझे रिसिप्ट दो एज अ प्रूफ कि मैंने पेमेंट किया है। तो सिमिलर जब वीबी ने मुझे एडवांस पेमेंट दिया, मैंने उसे रिसिप्ट वाउचर दिया, ठीक है। अब ये एडवांस क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ सप्लाई होने वाला था, सप्लाई मैं करूंगी गुड्स का सर्विसेज का, वीबी विल पे मी, ठीक है। तो एडवांस में पेमेंट दिया, मैंने उसको रिसिप्ट वाउचर दिया। अब क्या हुआ, ना ही मैंने ना ही मैंने सप्लाई किया, बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन मैंने ना ही सप्लाई किया है और ना ही टैक्स इनवॉइस इशू किया है। सप्लाई ही नहीं किया है, टैक्स इनवॉइस क्यों इशू करूंगी मैं? तो अब वीबी विल आस्क मी ना कि भाई मैंने एडवांस पेमेंट दिया है, तू सप्लाई नहीं कर रही है, तो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं की है, यू आर दिस बोथ द कंडीशंस शुड सेटिस्फाई। हाँ, सप्लाई भी नहीं होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं रहना चाहिए। ऐसे केस में वीबी मेरे को आके बोलेगा कि मैंने तुझे एडवांस पेमेंट दिया है, मेरे को मेरा पैसा वापस दे। तो मैं उसे उसका पैसा वापस दूंगी एंड आई विल इशू अ रिफंड वाउचर कि मैंने रिफंड कर दिया है। देखो कितना इजी था। रिफंड वाउचर कब इशू होता है? मुझे एडवांस पेमेंट मिला, मैंने उसको रिसिप्ट वाउचर दिया, तो ना मैंने सप्लाई किया और ना ही टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है, तो अब मैं उसे रिफंड वाउचर दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को उसको उसके एडवांस पेमेंट वापस तो देना पड़ेगा, सो आई इशू अ रिफंड वाउचर, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर इसी में हमने समझ लिया, एडवांस पेमेंट मिला, एडवांस पेमेंट मिला, मैंने उसे रिसिप्ट का वाउचर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, where at the time of receipt of advance rate of tax or nature of supply is not determinable। देखो, आप जब एडवांस दे रहे हो, मुझे एडवांस मिल रहा है, ठीक है, तो जो भी सप्लाई होने वाला है वो असर्टेनेबल नहीं है। नेचर क्या है उस सप्लाई का, रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो उस केस में रेट ऑफ टैक्स अगर आपकी डिटरमाइनेबल नहीं है, टैक्स रेट शैल बी 18%। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों आपको याद रखना है? जब पेपर होता है ना, एग्जाम होती है, तो जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें पहले इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं एंड हर पेपर में एक इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि जहां जरूरी है आपको प्रॉपर अजम्पशन लेने पड़ेंगे। ऐसा पेपर, क्वेश्चन पेपर की शुरुआत में ही अजम्पशन लिखा होता है, ठीक है। ये मुझे इतना क्लियरली क्यों याद है? एक मेरे सीए फाइनल का किस्सा बताऊं अगर आपको, तो जब मैं फाइनल का पेपर लिख रही थी, मेरा एएफएम का पेपर था, ठीक है। सीए फाइनल एएफएम का पेपर था। एक क्वेश्चन था पेपर में, एग्जाम में, जहां मुझे वो एनपीवी वाला क्वेश्चन था, एनपीवी डिटरमाइन करनी थी, ठीक है। फाइनल लेवल का क्वेश्चन था, एनपीवी डिटरमाइन करनी थी, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब फॉर डिटरमाइनिंग एनपीवी यू मस्ट बी नोइंग डिस्काउंट फैक्टर रेट। क्वेश्चन में दिया होता है ना 10%, 12% क्या लेना है, ठीक है। आप भी सीए इंटर लेवल वाले स्टूडेंट हो, आप एफएम वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है, एफएमएसएम आपका पेपर है। तो एनपीवी डिटरमाइन करनी है, कैपिटल बजटिंग विल बी योर चैप्टर इफ आई रिमेम्बर, या कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो एएफएम का पेपर था, एनपीवी डिटरमाइन करनी थी, डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट नहीं दिया था पेपर में, सो आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और जब मैं घर पे आई, घर पे आकर मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला भाई पेपर में क्वेश्चन में यही नहीं था, रेट कैसे करते थे? उसने मुझे तब बताया था कि मैं तो 12% से करके आया हूँ। मैं बोली कहाँ से, कौन सा रेट है 12? बोलते अजम्पशन ले लिया 12% से, नीचे नोट लिख दिया कि आई हैव अज्यूम 12% एज डिस्काउंट रेट, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ही स्कोर्ड फुल मार्क्स। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, देख कि क्या हुआ, क्या गलत किया, ऐसे कैसे कुछ भी अज्यूम कर लिया। देन आई गॉट टू नो कि भाई हर क्वेश्चन पेपर में शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है अजम्पशन लो जहां जरूरी है वहां। तो अब आपके लिए जीएसटी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट, जीएसटी रेट क्या लेनी है वो दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है, so you have to assume your rate as 18%। नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा 18%। अगर आईजीएसटी है तो 18, सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा तो 9। देखो ये अजम्पशन लेना पड़ेगा आप कि
कुछ नहीं दिया है, 18% इज द रेट। ठीक है, और सिमिलरली सेकेंड अजम्पशन, अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा रहा कि सप्लाई का नेचर क्या है, इंट्रा है, इंटर है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, लिखा ही नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन पेपर में, यू विल अज्यूम इंटर स्टेट सप्लाई। दो अजम्पशन हो गए, एक अजम्पशन हो गया अगर नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो दैट सप्लाई विल बी इंटर स्टेट, और टैक्स रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो टैक्स रेट इज 18%, और नोट लिख देने का पेपर में। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छे से किस्सा याद है, मेरे मार्क्स नहीं मिले थे, मेरे को 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, 8 मार्क्स 10 मार्क्स वॉटेवर। ठीक है, तो अजम्पशन याद रखो, 18% आपको टैक्स रेट लेना है, अगर नहीं पता चल रहा है तो नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता चल रही है तो यू हैव टू अज्यूम इट एज इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, हो गया। Now, invoice and payment vouchers to be issued by recipient of supply liable to pay under reverse charge. ऊपर हमने वाउचर्स पढ़ा जहां ये फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी एप्लीकेबल था। नाउ वी विल सी वाउचर्स, इनवॉइस या पेमेंट वाउचर जहां आरसीएम एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। देखो, एक होता है पेमेंट वाउचर जहां रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, और रिसीव कर रहा है वो सप्लाई जहां टैक्स उसको आरसीएम बेसिस पे पे करना है। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और कोई ऐसा सप्लाई रिसीव कर रहा है जहां रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, कोई भी सेक्शन में 93 चाहे 94। ठीक है, अगर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 में बंदा लायबल है आरसीएम पे करने के लिए, और दो केसेस बनती है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो रिसिपिएंट जो है पेमेंट वाउचर इशू करेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेक्शन 9(4) में हो, आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, स्टिल रिसिपिएंट विल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, अगर कोई रिसिपिएंट रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऐसी कोई सप्लाई रिसीव कर रहा है जहां पर आरसीएम एप्लीकेबल है, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उस केस में रिसिपिएंट जब पेमेंट करेगा सप्लायर को तो वो पेमेंट वाउचर इशू करेगा, बस खत्म। ठीक है, इनवॉइस कब इशू होगा, जहां आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, आरसीएम एप्लीकेबल है, और सप्लायर जो है रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, दो केसेस है। ठीक है, तो अगर आपका सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता है ना तो रिसिपिएंट की लाइबिलिटी होती है टैक्स इनवॉइस इशू करने की, कब, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, तो तो दो केसेस है, पेमेंट वाउचर जब आरसीएम एप्लीकेबल है रिसिपिएंट पेमेंट वाउचर देगा, और अगर आरसीएम एप्लीकेबल है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लाइबिलिटी है इनवॉइस भी इशू करने की। हो गया, ठीक है। नाउ टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस, ये आप पढ़ लो, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है और कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है, सिर्फ उतना ही है, एक बार दो बार पढ़ लोगे हो जाएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिलीवरी चालान। ठीक है, डिलीवरी चालान किसे दिया जाता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है उसे डिलीवरी चालान दिया जाता है। ठीक है, अगर आप नेचर ऑफ सप्लाई आपके चार दिए हैं, एक सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट, अगर लिक्विड गैस सप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, और जब आप सप्लाई कर रहे हो ना लिक्विड गैस का, जब रिमूव कर रहे हो फ्रॉम योर प्लेस ऑफ बिजनेस, उस टाइम पे आपको क्वांटिटी पता नहीं है कि ये लिक्विड गैस जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ कर रही हूँ ये कितनी है, इसकी क्वांटिटी क्या है, यू डोंट नो दैट, एट दैट टाइम यू विल इशू अ डिलीवरी चालान। नेक्स्ट, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स का फॉर जॉब वर्क, आप डिलीवरी चालान इशू करोगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, किसी भी रीजन से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो सकता है, आप डिलीवरी चलानी शुरू करोगे। सच अदर सप्लाईज एज में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, अगर इनके अलावा कुछ बोर्ड ने बोला तभी आप डिलीवरी चलान इशू करोगे।
कौन से लिक्विड गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू जॉब वर्क, और अगर कुछ नोटिफाई किया तो वो, इस केसेस में आप इशू करोगे डिलीवरी चालान। ठीक है, डिलीवरी चालान जो होती है ट्रिप्लिकेट होता है, जैसे टैक्स इनवॉइस ट्रिप्लिकेट होता है वैसे ही सेम, जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो कंसाइनी के पास जाती है। मैं कंसाइनर हूं, मैं अगर सप्लाई कर रही हूँ तो सामने वाला कंसाइनी हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कंसाइनर कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी आपको पता रहना चाहिए, आप सीए फाउंडेशन अकाउंट्स क्लियर करके आए हो। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी जो है वो ट्रांसपोर्टर के पास जाती है और ट्रिप्लीकेट कॉपी खुद कंसाइनर खुद के पास रखेगा। ठीक है, यह आप समझ सकते हो। टैक्स इनवॉइस के केस में ओरिजिनल कॉपी किसके पास थी, बता बता, रिसिपिएंट के पास थी, करेक्ट। ठीक है, ट्रिप्लीकेट कॉपी कौन थी, खुद खुद सप्लायर रखता है, और डुप्लीकेट तो ट्रांसपोर्टर के पास ही थी। ठीक है, तो इधर रिसिपिएंट की जगह कंसाइनी, सप्लायर की जगह कंसाइनर। ठीक है, बस। अब आपको ई वे बिल में डिक्लेरेशन देना होता है क्या, अगर आप डिलीवरी चालान दे रहे हो टैक्स इनवॉइस के जगह पे, तो आपको ई वे बिल में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि टैक्स इनवॉइस नहीं, डिलीवरी चालान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ where goods being transported for the purpose of supply to the recipient, but the tax invoice could not be issued at the time of removal. The supplier shall issue tax invoice after delivery. क्योंकि आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है, करेक्ट, आपने क्या इशू किया है, डिलीवरी चालान। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी हो गई गुड्स की, वो डिलीवरी होने के बाद आप टैक्स इनवॉइस इशू करोगे, पहले डिलीवरी चालान इशू किया था, जैसे ही डिलीवरी हो गई गुड्स की उसके बाद यू विल इशू द टैक्स इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट, ये गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन एसकेडी सीकेडी कंडीशनर, आप बैचेस या लॉट्स में, दिस यू कैन रीड, वेरी इजी इट इज। ठीक है, वेरी इजी इट इज, दिस यू कैन रीड। कुछ नहीं समझा, कुछ डाउट है तो बिल्कुल बिंदास पूछने का। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स। देखो, बेसिक आपको पता है क्रेडिट नोट क्या होती है, क्यों इशू किया जाता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्यों इशू किया जाता है। ठीक है, अगर आप क्रेडिट नोट पढ़ रहे हैं हम, अगर आपका टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, जितना सप्लाई किया है उससे ज्यादा इनवॉइस में लिखा तो आप क्या करते हो, क्रेडिट नोट इशू करोगे, करेक्ट। ठीक है, कम बताने के लिए, माइनस करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करोगे। ठीक है, सिमिलर कंडीशन सेकेंड, टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स पेबल, जितना टैक्स पे करना है उससे ज्यादा आपने इनवॉइस में लिख दिया है, तो उससे ज्यादा अगर आपने इनवॉइस में लिख दिया है तो आप क्रेडिट नोट इशू करो, कम करने के लिए। ठीक है, या फिर गुड्स जो है रिटर्न हो गए, ये तो भाई सबको पता रहना ही चाहिए, जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो क्रेडिट नोट इशू की जाती है। और जहां गुड्स या सर्विस आपने सप्लाई की है, इट इज फाउंड डिफिशियंट, मतलब जितना, अगर आपको सपोज 100 पीस ऑफ समथिंग गुड्स आपको सप्लाई करने थे, ठीक है, किया कितना, 80, 20 डिफिशियंट है, तो 20 गुड्स के लिए आप क्रेडिट नोट इशू करोगे। वाई, कम करने के लिए, कम बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनवॉइस में तो ज्यादा बता दिया, इनवॉइस में ज्यादा बता दिया है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे ताकि इनवॉइस की वैल्यू कम हो जाए। करेक्ट। ठीक है, कौन से केसेस में, टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा बता दी, टैक्स ज्यादा बता दिया, गुड्स जो है रिटर्न हो गए, और जो आपने सप्लाई किया है चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो वो डिफिशियंट है, तो फॉर द डिफिशियंट अमाउंट यू विल इशू क्रेडिट। ठीक है, सेम इसका उल्टा डेबिट नोट, सेम इसका उल्टा डेबिट नोट, बढ़ाने के लिए आप डेबिट नोट इशू करोगे। ठीक है, कब कब, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन एक्चुअल अमाउंट, डेबिट नोट इशू होगा। ठीक है, डेबिट नोट इशू होगा, करेक्ट। ठीक है, अब कुछ डिटेल्स है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, टू बी डिक्लेयर्ड इन रिटर्न। कौन सा रिटर्न, जीएसटी पढ़ रहे हैं ना, तो जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस रिटर्न तो नहीं होगा, जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी रिटर्न होगा।
आप जो भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करते हो, देखो फॉर, ये हम डिटेल में रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर आउटवर्ड सप्लाईज आप क्या करते हो, GSTR 1 इशू कर, फाइल करते हो, GST रिटर्न 1, ठीक है। फिर आपको टैक्स पेमेंट करना है तो आप क्या करते हो, GSTR 3 भी फाइल करते हो। सिमिलर, जब आप ये GSTR 1 करते हो ना, तो GSTR 1 आप जब करते हो, इसमें आप क्या बता रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई, जितना आपने सप्लाई किया है वो, जितना आपने सप्लाई किया है उस सबका टैक्स इनवॉइस जो है वो डिटेल्स तो रहेगी। इसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो हमने पढ़ा, आपने कुछ क्रेडिट नोट्स इशू की थी, कुछ डेबिट नोट्स इशू की थी, दिस डिटेल्स ऑल्सो यू हैव टू गिव, दिस डिटेल्स ऑल्सो यू हैव टू गिव इन योर GST रिटर्न। ठीक है, बस इतना ही लिखा है। दिस finishes योर चैप्टर नंबर 13, टैक्स इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ठीक है, चैप्टर है इजी, पॉइंट्स याद रखने के लिए थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर होते हैं ना, मेनली बच्चे छोड़ देते हैं। टैक्स इनवॉइस हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्स, ये है छोटे चैप्टर्स, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने बैठ के पेपर एनालिसिस किए थे। सो मेक श्योर आप ऐसे चैप्टर्स को छोड़ो ना, उन्हें टाइम दो अच्छे से, उन्हें भी करो। सिर्फ ITC एग्जाम्शन, सप्लाई, चार्ज ऑफ GST, RCM, ये करके आप पेपर में चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि MCQ में क्वेश्चंस आ सकते हैं। 4-5 मार्क के केस स्टडीज में भी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं है नहीं आते। ठीक है, मेक श्योर आप सब कुछ अच्छे से करो। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछना। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सब तक लेक्चर पहुंचे, आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल बेस्ट, एंड मेक श्योर यू रिवाइज डेली वॉट एवर यू आर लर्निंग इन अ डे। ठीक है, बाय।